बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह आपके साथ बातें करेंगे खुलकर, वो बताएंगे जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं कर्नल राजीव अग्रवाल। सर बहुत स्वागत आपका, कंसल्टेंट चिंतन रिसर्च फाउंडेशन, फॉर्मर डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस, बहुत स्वागत। और प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, जेएनयू से हैं। मैम बहुत स्वागत आपका। और सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी प्रोग्राम में आने वाले हैं। हमारा आज का पैनल देखकर आप समझ गए होंगे कि मामला किसका है। मामला ट्रंप का है, और किसका होगा। ट्रंप साहब रोज सुबह उठते हैं, पता नहीं सपने में सोचते हैं कि मुझे आज क्या कहना है, या कौन उनको एडवाइस करता है। अब डेड इकोनॉमी से वो आ गए हैं ग्रेट कंट्री इंडिया पर, और वी हैव लॉस्ट इंडिया से वो आ गए हैं माय वेरी गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी पर। तो अभी अचानक हृदय परिवर्तन उनका क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द एक ट्रेड डील कर लेंगे। उन्होंने आज ही ये ट्वीट किया, और हम दोनों देशों के बीच बहुत जल्दी हमारी नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं और ये खत्म हो जाएंगी। मोदी साहब ने रेसिप्रोकेट किया। कुछ दिनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने कोई अच्छी बात कही और भारत के प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने लेकिन माय फ्रेंड मोदी के नाम पर माय फ्रेंड ट्रंप नहीं कहा। उन्होंने कहा इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स, नॉट मोदी एंड ट्रंप। अब आप इतना रायता फैलाओगे तो इतना नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। खैर, प्रधानमंत्री ने भी उम्मीद जाहिर की है कि दोनों देशों के बीच ये ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी। और उन्होंने, दोनों नेताओं ने ये कहा कि हम एक दूसरे से बात करने के मौके को उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या जल्द कोई ऐसा मौका भी आएगा, इसकी भी जो है हम लोग बात करेंगे। आनंद मेरे जाएगा सर। अरे सर, आप, मैं तो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप हमें बुला लें। आप मोदी और ट्रंप में फंसे हुए थे। मुझे लगा कि मुझे कोई पैनी दृष्टि से घूर रहा है बगल में खड़ा होकर। सर बहुत स्वागत आपका। सर बात ये हो रही थी कि डेड इकोनॉमी से ग्रेट कंट्री पर और लॉस्ट इंडिया से माय फ्रेंड मोदी पर ट्रंप दोबारा क्यों लौटे हैं, तो इसको आज हमें डिकोड करना है। दो तीन संभावनाएं जो जितना मैंने बात की लोगों से और अलग अलग राय जानी, या तो ट्रंप को वाकई अब होश ठिकाने आए और ये लग रहा है कि भाई इतना बड़ा मित्र देश और इतनी बड़ी इकोनॉमी हमसे दूर नहीं जा सकती और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, तो संभालो, जो बात हाथ से निकल गई थी हमारी वजह से, उनकी वजह से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रंप को ये लगता है कि भाई मैंने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, कुछ परेशान इनको कर लिया, और अब मैं एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनसे ट्रेड नेगोशिएशन कर सकता हूं, तो ज्यादा कंसेशंस ले सकता हूं। तब उन्होंने कहा चलो पहले डराया धमकाया, अब बात करते हैं मुद्दे की, पैसे की। या एक तीसरी पॉसिबिलिटी और है, उससे जुड़ी आपको खबर भी दे देता हूं, और आप भी सोचेंगे कि ट्रंप कोई गेम खेल रहे हैं या क्या है। हमसे कह रहे हैं कि जल्दी ट्रेड डील हो जाएगी, दोनों महान देश हैं, और यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि तुम 100% टैरिफ क्यों नहीं लगाते इंडिया के ऊपर, ये रूस से तेल खरीदता है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि एक्चुअली ये सब कुछ ये यूरोपियन यूनियन पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द इस युद्ध से निकले। क्योंकि जब तक यूरोप के बाकी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, ये जंग लंबी खिंचती जाएगी। वो चाहते हैं कि कुछ शर्तें मान लें, पुतिन की शर्तें मानो और इस झगड़े को निपटाओ, लड़ाई खत्म करो। और इसके लिए ये उन पर दबाव बना दें कि या तो तुम भारत चीन दोनों से दुश्मनी मोल लो, नहीं तो मुझसे अपेक्षा मत करो कि मैं इनके लिए कुछ कर, मैं इन पर तुम्हारे लिए दबाव डालूंगा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसी की बात हम करें। कर्नल साहब, कुछ ट्रंप का दिमाग डिकोड कर पाए आप? ट्रंप का दिमाग तो डिकोड करना मुश्किल है, बट मैं ये कह सकता हूं कि ट्रंप और ट्रंप के थ्रू यूएस आज की तारीख में एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल पार्टनर हो चुका है। सो आप सुबह और शाम में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ चेंज नहीं कर सकते। और आपको शायद याद होगा, कल ही जो मैंने आर्टिकल लिखा था, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमें क्या करना चाहिए, इन एक्सटर्नल नॉइजेस के ऊपर हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है, स्टे विजिलेंट और बिल्ड स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है इंटरनली इंटरनेशनली। ट्रंप के जो आपने तीन पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, उन तीन पॉसिबिलिटीज़ में कुछ भी हो सकता है और चौथा भी कुछ निकल के आ सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज आप, बट मैं ये नहीं मानता आज की तारीख में कि ट्रंप ये सोच रहा है कि अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा। बिकॉज हिंदुस्तान ने बिल्कुल दो चीज़ें दिखा दी हैं कि जब आप गाली गलौज पे उतरोगे तो हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे। तो वो जो रिएक्शन चाह रहा था हर बार जब उसने डेड इकॉनमी बोली, या नवारो जो उसका हर रोज़ एक नया स्टेटमेंट देता है, हिंदुस्तान के किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं किया है। सो वो जो एक चाहता था इंस्टिगेट करना इंडिया को रिएक्ट करने पे और उसके बाद वो दबाव डाले, वो नहीं हो पाया है। सो मैं इस बात को तो कम से कम नहीं मानूंगा कि ट्रंप ये सोच रहा है कि अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। बात ये है कि ट्रंप ने जो दबाव डालना चाहा था, वो जवाब डालने में वो सफल नहीं हो पाया है।
ठीक है। एंड इंडिया आज की तारीख में इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि सुबह शाम वो कुछ भी बोलते रहे, हम उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी नहीं बदलते रहेंगे। Correct. बट यू हैव टू डिवाइस अ वे टू, कोई पॉलिसी तो रखनी पड़ेगी ना अमेरिका के प्रति। No. वो आज के मतलब ऐसे ट्रंप जैसे नेता के दौर में वो क्या नीति हो? नीति बन रही है। इसीलिए अगर आपने पीयूष गोयल का स्टेटमेंट सुना हो जो परसों उसने दिया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इंडिया और यूएस में ट्रेड नेगोशिएशन तो चल रहे हैं, फॉर्मल लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं। ये जो दबाव बनाने वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो दबाव जो है सफल नहीं हो रहा है। अब ट्रंप को और उसके एडवाइजर्स को भी रियलाइज हो रहा होगा कि इंडिया एक ईयू की तरह उनका सबसर्विएंट एलाई नहीं है, जी हजूर वाला एलाई नहीं है। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। सो अगर वो चीज क्लियर हो गई है और इंडिया रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ट्रंप और यूएस के ऊपर क्या जैसे उन्होंने कई देशों के साथ ऐसा किया ना, पहले पेनल्टी लगाई, फिर उसके बाद वो लोग दौड़े गए कि नहीं साहब ये तो ज्यादा हो गया, तो उन्होंने बदले में कुछ अच्छा तुम क्या करोगे, सब जीरो टैरिफ कर देते हैं हम आपके लिए। तो यही वो चाह रहे थे कि इंडिया जो है आए कि नहीं भाई 50% बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अच्छा हम फार्मास्यूटिकल में ऐसा कर लेंगे, टेक्सटाइल में ऐसा कर लेंगे, स्टील में ऐसा कर लेंगे, एल्युमिनियम में ऐसा कर लेंगे। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया। ऑफिशियल लेवल पे ट्रेड टॉक्स बिल्कुल इक्वल पैमाने पे चल रही हैं, वहां पे कोई ट्रंप और मोदी का इफेक्ट नहीं है। वो ऑफिशियल लेवल टॉक्स बिल्कुल ऑफिशियल मुद्दे पे चल रहे हैं, वहां हम कुछ कंसीड नहीं कर रहे हैं, वहां कंसीड नहीं कर रहे हैं। सो अब ट्रंप के पास क्या ऑप्शन है? एंड इंटरनली अमेरिका में बहुत इस समय मुश्किल चल रहा है, बिकॉज आपने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए, ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगा दिए, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा के हटा दिया, बट फिर भी 45% टैरिफ है अभी। उसका कीमत कैसे चुकानी पड़ रही है? जो कॉमन कंज्यूमर है अमेरिका में, जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ आइटम अब ज्यादा हो गई है। अब मैं आपको एक दो खबरें और दे देता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और उन्होंने कहा है कि इंडियन टीम लेड बाय चीफ ट्रेड नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल इज हेडेड टू वॉशिंगटन नेक्स्ट वीक। तो ये ट्रेड नेगोशिएशंस जो दोनों नेता कह रहे हैं, वो अंदर से उन्होंने खबर निकाली कि हमारी ट्रेड नेगोशिएटर वहां जाने वाले हैं। फिर उन्होंने आगे ये भी लिखा है, द टू टॉप लीडर्स हैव टेकन इट अपॉन देमसेल्व्स टू डायरेक्ट द ब्यूरोक्रेट्स टू कंक्लूड द मच अवेटेड ट्रेड डील। सीधा इन्होंने कहा कि ये जो आपने जो कहा ना, नॉइज जो बाकी और हो रही है, उसको वो हो रहा है, जो बोल रहा है वो अब कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उनके देश में उसके लिए भी होता है, तो मगर उससे अलग सीधा डायरेक्टिव है, जाओ आप जाकर के, मेन मुद्दा है डील होनी चाहिए, डील कंक्लूड करो, और ये डायरेक्टिव दोनों नेताओं का अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स को है। इसके अलावा एक डेलीगेशन यूएस का ही अभी 17-18 तारीख को भारत में आएगा। वो सर को ज्यादा पता है, वो जो हम उनसे 6 P-8I विमान खरीद रहे हैं, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, उसकी प्राइसिंग को लेकर के कुछ इश्यूज हैं, तो उसके लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हम 113G इंजन खरीदने वाले हैं उनसे, तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा है। तो हमें एक वक्त जो ऐसा लगने लगा था कि सब ठप पड़ गया दोनों देशों के बीच में, ट्रम्प ने सब बर्बाद कर दिया। रिश्ते अपनी जगह पर थे और वो जो भी मैकेनिज्म बने हुए हैं वो काम भी कर रहे हैं। ये था कि हाँ, इनकी वजह से कुछ टॉप लेवल पर कुछ खटास जरूर थी, और वो मोदी जी के रिएक्शन में दिखती है। माय फ्रेंड नहीं बोला उन्होंने, नहीं बोला। आज उन्होंने यूएस एंड इंडिया बोला। वो देश के ऊपर देख रहे हैं, पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं देख रहे। चक्कर ये है ना कि ट्रंप बाबू जो हैं, वो रोज सुबह उठ के 40-42 बार पहले तो उन्होंने वो हूल देने की कोशिश की, है ना, कि हम इंडिया का सीज फायर हमने करा दिया और ये करा दिया। रिएक्ट ही नहीं किया मोदी ने। मतलब इतना अवॉइड तो ट्रंप को विश्व में किसी नेता ने नहीं किया होगा जितना नरेंद्र मोदी ने किया। बोलते रहो, कोई की फर्क पैंदा। लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात का अनुमान था कि इसका कुछ उनको व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये अपनी पीड़ा व्यक्त भी की। बावजूद इसके ये नुकसान अपनी पर्सनल दोस्ती का था। अब पता नहीं क्या पर्सनल इक्वेशन तो बिगड़ी। पर्सनल इक्वेशन तो बिगड़ ही गई ना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ट्विटर और ट्रुथ के माध्यम से बात कर रहे हैं। पहले ये होता था कि दोनों तरफ की टीम एग्रीमेंट में आती थी और उसके बाद फोन पे बात हो जाती थी। अब वो उम्मीद जता रहे हैं कि फोन पर बात होगी। फोन पे बात नहीं करेंगे नहीं, फोन पे इसलिए भी बात नहीं करेंगे ना कि जाने आप क्या बोल दो। हाँ। कि मोदी ने ये कह दिया, मोदी ने वो कह दिया, मोदी ने ये कह दिया। ये बड़ा खतरा है, क्योंकि टैप तो होगा नहीं वो। भाई यूएस का प्रेसिडेंट है, वो बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ लाख वीडियो लगा के आप स्पीकर पे डाल के कर लो। हम भरोसा नहीं करते कि ये उस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का क्या पब्लिक इस्तेमाल करे। बिल्कुल। जब वो जिसने कोई बात नहीं की पाकिस्तान में, जेडी वांस और उनके विदेश मंत्री रूबियो बातचीत करते रहे, उस पर वो कह रहे हैं कि मैंने करा दिया। अब मुझे लगता है कि उनकी समझ में धीरे धीरे आ गया कि नोबेल
का रास्ता बहुत दूर है, उसको भी अगर वो रास्ता भी जाएगा तो भारत होके ही जाएगा, पाकिस्तान होके नोबेल का रास्ता नहीं जाएगा सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से अपना एक स्वरूप प्रस्तुत किया है राष्ट्र के सामने कि विदेश नीति हमारी चलती रहेगी, और बहुत अलग अलग लेवल पे काम हुआ है सर। देखो आप, मिलर को भी हायर किया गया, मिलर की 2 बार मुलाकात हुई। तो ऐसा नहीं है कि विदेश नीति में ट्रंप के बाद से ठप पड़ा था। ट्रंप को ठीक ठाक बातचीत के टेबल पर लाने के लिए भारतीय डिप्लोमैट्स, भारतीय डिप्लोमेसी बहुत काम कर रही थी। और बॉटम पॉइंट ये है सर कि प्रधानमंत्री गुजराती है, उनको धंधा करना आता है। तो टैरिफ पर तो प्रधानमंत्री को कोई नहीं झुका सकता सर। ये हमसे कोई एक्स्ट्रा शर्मा नहीं ले ये पाएगा, कुछ नहीं ले पाए, गुजराती से ले ही नहीं पाओगे सर। धंधा तो करना उसको आता है ना। और ये मतलब लाइटर नोट पे बात नहीं कर रहा, मैं गंभीरता से कह रहा हूं। प्रधानमंत्री को, और ट्रंप के पुराने बयान याद करिए, सर को भी याद होगा कि उन्होंने कहा था मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर, टफ नेगोशिएटर, इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर, एंड मोदी प्रूव्ड दैट। मोदी ने इस समय में अभी प्रूव भी किया कि वो कितने टफ नेगोशिएटर हैं। तुमको लगाना है, लगा दो 50%। मैं इस पे पढ़ रहा था अभी, एक ब्रह्मचलानी जी, हम एक काफी नोन वो हैं, थिंकर हैं, और उन्होंने ये कहा कि मोदी को इन पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने चाहिए था, जैसे चाइना ने लगाया। वो करते तो फिर बराबरी की, इवन फुटिंग की बात होती। उनका ऐसा असेसमेंट है कि हमने ऐसा ना करके शायद, और ट्रंप ने एक तरफा टैरिफ लगाया, अब वो उसको वापस लेने के एवज में कुछ हमसे वसूलना चाहेगा। पहले रेसिप्रोकेटिव टैरिफ की बात हुई थी, जो ट्रंप ने बार बार कहा कि भारत ने हम पर जिस तरह के टैरिफ लगा रखे हैं, तो फिर उसके अब हम रेसिप्रोकेशन में इस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। और जहां तक मैं बात करूं, देखिए, अगर आप इस तरह से, तो स्टेटमेंट्स भी जिस तरह से ट्रंप ने दिए, अगर अग्रेशन के साथ उसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री देते तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती, बात खराब हो जाती। तो हमको 3 बिंदुओं के माध्यम से समझने की जरूरत है, जो मैं छात्र छात्राओं को बताती हूँ, या जो हम चर्चा कर रहे हैं कूटनीति के एस्पेक्ट्स के माध्यम से। तो पहला तो ये कि हमें दबाने झुकाने की कोशिश की ट्रंप ने, कि एक तो आप जो ये ट्रेड डील हो रही है, इसमें आप अपना डेयरी वाला जो मार्केट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाला मार्केट है, वो खोल दीजिए। लेकिन 15 अगस्त को ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था कि इस शर्त पे कोई हमारे किसानों के हितों के साथ या मछुआरों के हितों के साथ कोई डिस्कशन और ये सेक्टर नहीं खोला जाएगा, इस पे कोई बातचीत ही नहीं हो सकती। वहां थोड़ा तिलमिला गए। पाकिस्तान और भारत वाली बात तो थी कि मैंने नेगोशिएशन करवाया, सीज फायर करवाया, उस चीज को हमने सिरे से नकार दिया। फिर ये था कि आप रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद कर दो, वो भी हमने मना कर दिया कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां तिलमिलाए बौखलाए। लेकिन अब दूसरा आप बिंदु समझिए, जब हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो पहली तिमाही की जो हमारी रिपोर्ट आई, तो हमारी तो ग्रोथ क्या रही, 7.8%। लेकिन यूएस की ग्रोथ कितनी रही पहली तिमाही की, 0.5%। ओवरऑल अभी हमारी एनुअल ग्रोथ कितनी है, 6.5%। यूएस की कितनी है, 2.7%। फिर आप इन्फ्लेशन पे आइए, तो इन्फ्लेशन पे अगर हम अभी देखें तो ऑल टाइम लो हमारे इन्फ्लेशन रेट्स चल रहे हैं। जुलाई के जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 1.72 या 1.73% रिकॉर्ड हुए हैं। यूएस के जो हैं वो 2.7 to 2.8% है, और वो बढ़ेगा ही, और वो बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है लगातार, बिल्कुल। और अब अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर आए तो अभी वो वर्ल्ड मॉनिटरी फोरम की रिपोर्ट आई है, जिसको मनसुख मांडविया जी ने प्रेजेंट भी किया था। उसके हिसाब से G20 के सभी देशों में सबसे निचले पायदान पे सबसे कम जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भारत का है। हमारा 2% है, और 4.3% अमेरिका का है, हमसे बिल्कुल डबल। तो अब ट्रंप को ये आंकड़े समझ में आ रहे हैं। आई होप कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हों जो उनको इनका मायने समझा रहे हो, शायद समझ में आ भी रहे हैं, इसीलिए अब यू टर्न लेते हुए दिखाई भी पड़े। और मैंने कहा भी था, मैं लगातार अपने कॉलम्स में इस बात को लिख रही थी, टीवी चैनल्स पर कह रही थी कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो पूरे वैश्विक राजनीतिक पटल पर ट्रंप को कंडेम किया गया, युद्ध रुकवा नहीं पाए, वो तो खैर चलिए उनकी अपनी फेलियर है। हमने पिछली भी जो चर्चा की थी, तब हमारे यहाँ सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हुए थे। उसके बाद आप देखिए जर्मनी के विदेश मंत्री आए, अभी
पिछले हफ्ते थे, और उन्होंने कितना बड़ा स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री को दिया है कि एशिया का मतलब हमारे लिए भारत है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि ईयू को, जर्मनी को भारत अपनी ही साइड पर समझे। बहुत बड़ा रीड बिटवीन द लाइन मैसेज है ट्रम्प भी को। कहा कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और आप देखिए फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं एलेक्जेंडर स्टब्स, वो ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर उन्होंने पिछले हफ्ते लिथुआनिया के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की टू कंडेम ट्रम्प एंड हिज पॉलिसीज अगेंस्ट इंडिया। मैं मुझे लगता है ट्रम्प का कोई दोस्त नहीं है। ट्रम्प किसी का जब दोस्त एलन का नहीं हुआ, उसका मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। हाँ, एलन मस्क का नहीं हो पाया। बिल्कुल 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 सही दो बात पॉइंट है। और ऐड करूंगा जो मैम कह रही हैं। जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है कि हमारा जो फिच की रेटिंग आज आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत 6.5 नहीं 6.9% से ग्रो करेगा। पिछले महीने जो मूडी ने हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको BBB कर दिया, जिसके ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट्स का इनवर्ट फ्लो बढ़ जाता है। राइट। प्लस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो पिछले जून के महीने में रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने एक मुद्दे पे बहुत जोर निकाला है, वो ये है कि इंडिया का जो DPI है, UPI के द्वारा जो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जून के महीने में उसने वीजा के पेमेंट्स को सरपास कर दिया था। क्या बात है। यानी दुनिया में UPI और DPI के द्वारा जो हम इंडिया में रियल टाइम ट्रांजैक्शन जो एक्चुअल वर्ड है, उसने वीजा कार्ड जो कि US का सबसे बड़ा उसको हमने सरपास कर दिया। वीजा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से लगातार 2 महीने सरपास कर दिया UPI ने उसको। उसमें हमारे 40 पॉइंट सम मिलियन ट्रांजैक्शन थे और उनके 39.1 मिलियन ट्रांजैक्शन थे। तो आप देखिए कहाँ जाओगे भारत को कहाँ छोड़ जाओगे आप भारत को। अरे लेकिन फिर सर ये EU वाली बात नहीं समझ में आई। ये ट्रम्प जो दूसरी डॉग विसल कर रहे हैं वहां जाके कि भारत और चाइना पर 100% टैरिफ, और ये भी कहा कि तुम लगाओ फिर मैं लगाऊंगा। यू थिंक वो कोक्स यूरोप को कर रहे हैं कि या तो जाओ ऑल आउट, लड़ना है तो फिर सब पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लो? नहीं, भारत और हमारे उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनका ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ है शायद नेगोशिएशंस के लिए। वो हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और ट्रम्प कह रहा है टैरिफ लगाओ उनके ऊपर। EU ने तो ट्रम्प के साथ ऑलरेडी डील कर ली अप्रैल या मई के महीने में, जब उन्होंने ट्रम्प के द्वारा बताए गए जो टैरिफ के पैरामीटर्स हैं उनको एग्री कर लिया। तो ट्रम्प ने EU को तो इकोनॉमिकली दबा लिया है। दूसरी बात जो आपने कही युद्ध के बारे में, मैक्सिमम EU के जो कंट्रीज हैं वो नेटो के पार्टनर्स भी हैं, एंड उन सब के ऊपर दबाव डाल के उसने उनके GDP का 5% डिफेंस स्पेंडिंग पे इन्फोर्स करा दिया है, जो कि उन्होंने बोला भी इस साल नहीं तो अगले 3 साल के अंदर 5% आपका पहुंच जाना चाहिए। सो किस प्रकार से EU के ऊपर प्रेशर है वो तो ऑलरेडी ट्रम्प डाल चुका है। बट EU की 2 चीज़ें आप देखिए, मार्च के महीने में जब उनकी प्रेसिडेंट है उर्सुला, उनके साथ 26 EU कमिश्नर्स आए थे। वो दुनिया में पहली बार ऐसे हुआ था कि 27 EU कमिश्नर्स एक साथ किसी देश में आए थे। और आज की तारीख में जो ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ है EU से, वो सिर्फ सिंगुलर ट्रेड डेलीगेशन नहीं है, वो एक कंपोजिट ट्रेड डेलीगेशन है, जो कि कई मुद्दों पे, एग्रीकल्चर के ऊपर, स्टील के ऊपर और कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रहा है। बिकॉज उनका एम है कि दिसंबर से पहले हमारा EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। सो ट्रम्प EU के ऊपर जो दबाव डाल रहा है वो EU हमारे ऊपर वो उसको ट्रांसफर मेरे हिसाब से नहीं कर रहे। तो कहाँ वो अब ट्रम्प और युद्ध रुकवा दूंगा 24 घंटे में, उसका क्या हुआ सर? आप उसकी बात कर रहे हैं। कल कतर में क्या हुआ? कल इजराइल से पूछिए जाके क्या दोस्त एंड ट्रम्प कैसे कह सकता है? आई मीन इतनी बेसिक बात है जो कि फौजी ना होके भी सबको समझ में आती होगी कि एयर डिफेंस एक ऐसी चीज है जो कि 24/7/365 डेज ऑपरेशनल होता है। हाउ कैन द सेंट्रल कमांड का जो सबसे बड़ा बेस है जो दोहा में है, वहां पे कैसे आप कह सकते हो कि भाई हमें पता नहीं चला और इजराइल ने मिसाइल जो है ठोक दिया? थोड़ा सा बता दूं मैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो हम बात कर रहे थे ना दोस्ती की, कि ट्रम्प के दोस्त, कतर बहुत अच्छा दोस्त है ट्रम्प के। कतर के अमीर ने उनको अभी वो एक जेट इंजन गिफ्ट किया था, पर्सनल गिफ्ट था। और कतर पूरी दुनिया का एक मध्यस्थ की भूमिका है उसकी, जिसको आप आतंकवादी कहते हो उसका भी दफ्तर वहां खुला हुआ है, और जिसको बात करनी होती है वो वहीं जाके करता है। तो जो दूत होता है बेसिकली वो उस मध्यस्थ के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। शांति दूत पुराने जमाने में भी नहीं हुआ। महाभारत के हालांकि वो इतना शांतिपूर्ण आदमी देश नहीं है और शरारती भी है, लेकिन ये इनकंसीवेबल था कि कतर पर इजराइल हमला कर दे, और तब हमला करे जब सीज फायर प्रपोजल पर बात करने के लिए हमास की लीडरशिप वहां इकट्ठा हो, उस समय उनके ऊपर हमला कर देना। और अमेरिका ने यह कहा कि हमें जब पता चला, हमने
कन्वे कर दिया कतर को कि ऐसा हमला होने वाला है। ये उनके व्हाइट हाउस के बट कैसे हो सकता है आप बताइए, एयर डिफेंस कैसे उसको डिटेक्ट नहीं करेगा कि इनकमिंग मिसाइल है? तो एक दोस्त का को निपटा दिया ना, बेसिकली कतर को निपटाया ट्रंप ने। अब वो कतर के ऊपर इजराइल को रोका नहीं। हाँ, अब कतर के ऊपर वो निबटता है या नहीं निबटता है? भारत पाकिस्तान में बिजी है ना ट्रंप साहब सर, भारत पाकिस्तान में बिजी हैं अभी, वो उधर भी तो बिजी हैं, रसिया और उसमें यूक्रेन में, तो सब जगह युद्ध वही रुकवाएं। तो जो नहीं, कुछ लोग ये मानने लगे थे अब कि ट्रंप को पैसे से, मटेरियल चीजों से खरीदा जा सकता है, आप इन्फ्लुएंस बाय कर सकते हो वॉशिंगटन में, तो वो भी फेल हो गया यहाँ। तो मतलब बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, इसका मतलब अनरिलायबल। एंड अपार्ट फ्रॉम द एरोप्लेन, कतर ने $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया था। और क्या सर, मुझे तो आप जो दो शब्द ट्रंप बाबू के लिए बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आएगी तो कोई नया शब्द इंट्रोड्यूस होगा उनके लिए। ये अनप्रेडिक्टेबल शब्द उनके लिए छोटा पड़ जाता है। भाई, जो आदमी एलॉन मस्क से दोस्ती कर ले, फिर एलॉन को हटा दे, फिर वापस ले आए, और फिर आजकल कहीं कुछ अता पता नहीं है ना, जिसके लोगों की पार्टी में कॉलर पकड़ के मारपीट हो जाए। खबर पड़ी होगी आज आपने, एक फार्म हाउस पे उनके कुछ मंत्रियों की बैठक हो रही थी, एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, डिनर पार्टी में हुआ, डिनर पार्टी में ट्रेड सेक्रेटरी की किसी से लगभग मारपीट हो गई। मतलब ऐसे लोगों, भाई एक मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, हिज और हर, तो ऐसे लोगों को जब अपने साथ रखोगे आप, तो क्या होगा आपका? आपके जो सलाहकार पिछली बार थे, मैं तो इस पर बहुत सीरियसली कहता हूं कि एकेडमिक्स में शोध होना चाहिए कि ट्रंप बाबू के साथ जो पिछले बार सलाहकार थे और जो इस बार सलाहकार हैं, इसकी बड़ी गहराई से छानबीन करके इस पर पेपर पब्लिश होना चाहिए सर। क्योंकि वो एकदम से क्या कहते हैं उसको, 360 डिग्री टर्न है ट्रंप का। जो आदमी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होके चुनाव में, चाहे अहमदाबाद में, चाहे वहां कहाँ हुआ था वो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, नहीं एक मोटेरा में हुआ था, एक हाउडी मोदी हुआ, ह्यूस्टन। उस संबंध को लगातार कहने के बाद सुबह ही कह देते थे मैंने सीज फायर करवा दिया आप लोग। लेकिन मैं पुनः ये कहता हूं कि इंडियन डिप्लोमेसी की धैर्य की परीक्षा ले रहा था वो, और उस परीक्षा में ये 24 कैरेट गोल्ड का साबित हुआ इंडियन डिप्लोमेसी, अगर आप देखो तो। और इसमें ना तो हमारे विदेश मंत्री, इस तरह का माहौल भी बनाया गया ना कि हमारी विदेश नीति अमेरिका में फेल हो गई और जयशंकर को हटा देंगे अब प्रधानमंत्री। बीच में चला, बहुत चला, क्योंकि उनको लेजर आई से फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। लेकिन देखो, आज के पहले किसी ने ऐसा विदेश मंत्री देखा जो पश्चिम के देश में उनकी धरती पर बैठ के आंख में आंख डाल के कहता हो कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम? ये संभव था क्या पहले? और ये विदेश मंत्री को ताकत कहां से मिलती है? जब आपका नेतृत्व का आपको विश्वास प्राप्त हो, जब कोई पीछे से आपकी बैकिंग होगी, तभी आप विदेश की धरती पर जाके, और ये बहुत सुचिंतित, सुविचारित, सब कुछ सोच समझ के ऐसा बयान दिया जाता है, क्योंकि विदेश मंत्री नेता विपक्ष की तरह नहीं होते हैं कि कोई भी आए बाएं साएं बोल दीजिए। आप पूछिए राज्यसभा चुनाव का तो कहेंगे वोट चोरी हो गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेसी में जो कॉन्फिडेंस दिया है डिप्लोमैट्स को, और ये नरेंद्र, जैसे मैं अपेक्षा करता हूं कि ट्रंप के सलाहकारों का एकेडमिशियंस को काम करना चाहिए, उसी तरह नरेंद्र मोदी के जो कॉन्फिडेंस देने की इनकी जो नीति या कह लीजिए या इनका जो एक उपक्रम है, उस पर भी एकेडमिक्स को विचार करना। कांग्रेस ने सवाल पूछा, जयराम रमेश जी ने पोस्ट किया था जब ये मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया ट्रंप के ट्वीट पर, कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। अब सवाल यह है, क्या ये साझेदारी इतनी स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 35 से ज्यादा मौकों पर यह दावा किया कि उन्होंने व्यापार को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके 10 मई की शाम को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम कराया? कहना ये कैसी नेचुरल पार्टी? सर, ये तो 42 बार हुआ है, थोड़ा गिनती कम रह गई। 42-43 बार हुआ हम पर। अगर मान लीजिए इस थ्योरी से जाते हैं, आजकल बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन ये बात लोगों को एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम पर दबाव डाल करके और ये व्यापार डील करवाना वाज द टारगेट, तो फिर और हम अगर तब झुक जाते, तब एलिगेशंस ये लगता है कि मोदी जी झुक गए। अब नहीं झुके हैं तो क्यों नहीं झुके, अब इसको हथियार बना लिया, तो फिर टैरिफ क्यों लगाए हमारे ऊपर? ये प्रश्न ट्रंप से जाकर के पूछना चाहिए। ये लोग जो इल्जाम लगा, अभी ये एक अलग नैरेटिव चल रहा है जो आज नेपाल के बाद चला है,
लेकिन वहां नेपाल में लोग मांग कर रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए हमको। ये देखा आपने वहां का युवा मांग कर रहा हाँ, है। वाला कुछ लोगों की बात मैंने लड़कों की बात सुनी। तो मतलब प्रतिनिधि आवाज है वो। वहां का एक बिल्कुल अलग स्थिति है, भारत की बिल्कुल अलग स्थिति है। वहां माओवादी सरकार थी, उसने वहां के लोगों इस बात को को बार-बार इस डिस्कनेक्ट बात किया। को आप लोगों को बार-बार कहना चाहिए कि नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, माओवादियों की सरकार थी, लेनिनवादी माओवादियों की उन्होंने सरकार थी। मैंडेरिन का सोचिए मैंडेटरी कर दी, हिंदी हटा दी, और वहां पर जो लोगों की संस्कृति थी, लोगों की जो रूट्स थी, उससे उनको कट कर दिया। तो एक डिस्कनेक्ट आ गया जनता के बीच में और सरकार के बीच में, और सरकार इतनी भ्रष्टाचारी। तो फिर ये सब कुछ तो होना था। अभी जो सर कह रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की फॉरेन पॉलिसी 24 कैरेट गोल्ड की तरह चमकी, तो वो मतलब अगर आपको बताना हो अपने स्टूडेंट्स को कि भाई इस काल में भारत की ये पॉलिसी थी, ये फॉरेन पॉलिसी थी, तो आप उसको कैसे फ्रेज करेंगे? सुनहरा काल। मैं तो 2014 के बाद से लगातार देख रही हूं, पढ़ रही हूं, ऑब्जर्व कर रही हूं, लिख रही हूं। सभी देशों के साथ हमने संबंध बनाए। वो नॉन अलाइंड से पहले तो हम ऑल अलाइंड होने की ओर बढ़े। अलग अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स को हमने सुदृढ़ बनाया। G20 की जब प्रेसिडेंसी ली, तो जो मोदी जी बार बार कह रहे थे कि हमें मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन करना है, तो दो कितने महत्वपूर्ण बदलाव किए। अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर जोड़ा गया G20 से। आज से पहले इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया था। तो डेमोक्रेटाइज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया हमने G20 का। उसके बाद आप देखिए SCO के मंच पर जब जाते हैं तो वहां जाकर के कहते हैं कि ठीक है, हम सिक्योरिटी की बात करें, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी करें, लेकिन किसी की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करके नहीं। चीन को संदेश दे दिया सामने। अभी देखिए किस स्थिति में गए थे, लेकिन झुके तो वहां पर भी नहीं। अच्छा, वैक्सीन मैत्री का आप देखिए चैप्टर, जब कोविड-19 का समय था, जब ये तमाम इटली और यूएस जैसे बड़े बड़े देश फेल हो गए थे, कितनी बुरी स्थितियां थी, हमने अपने यहाँ पर वैक्सीन बना के अपने 140 करोड़ लोगों को तो वैक्सीनेट किया ही किया। हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजे हैं। वो जैर बोल्सोनारो का आपको याद होगा ट्वीट किया था, जिसमें वो हनुमान जी संजीवनी लेकर के, वो पूरा पर्वत लेकर के जो जा रहे हैं, वो तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर लगा करके कही थी कि भारत हमारे लिए ये है, और उन्होंने थैंक यू कहा था मोदी जी को। तो अलग अलग जो लॉबीज में बटी हुई दुनिया थी सौरभ, उनको एक ग्लोबल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक कॉमन थीम बनाकर के उनको साथ लाने का काम मोदी जी ने किया है, भारत ने किया है। और हम कॉम्पीट करें, लेकिन पहले कोलैबोरेट करें। और भारत कंपटीशन में बिलीव करता भी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है, उसको अलग अलग वैश्विक मंचों पर थीम बनाने का काम मोदी जी ने किया है। अभी जो SCO की सिक्योर वाली पूरी एक जो इसकी थीम थी, ये भी मोदी जी की ही दी हुई थी। लेकिन अभी उसके बाद ये देखिए सर कि मतलब जो एक उसमें नुआंस भी रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती वैसे कोई भी डिप्लोमेसी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक ग्रे स्पेस में रहना ये जो पड़ता है। G20 अब ब्रिक्स का अभी हुआ ना, ये वर्चुअल समिट, तो उसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जयशंकर जी ने किया, क्योंकि उसको लूला डे सिल्वा जो थे ब्राजील के, उन्होंने बिल्कुल एंटी ट्रम्प फोरम बना दिया था सॉर्ट ऑफ। तो भारत उस रास्ते भी नहीं जाना चाहता। सो डिप्लोमेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और शब्द होता है, वो होता है रूम फॉर मैनूवर। अगर आप मैक्सिमम पोजीशन ले लेते हैं बाय द हाईएस्ट लीडरशिप, तो आपके रूम फॉर मैनूवर बिल्कुल नहीं बचता है। अगर मोदी अटेंड करते हैं ये मीट, और इसमें एक बहुत ही रेडिकल एजेंडा उसमें जो डिस्कस होता है, और उसमें वो पार्टिसिपेट करके उसका डिस्कशन पॉइंट बन जाते, तो मोदी के ऊपर तो कोई नहीं है ना, रूम फॉर मैनूवर आपका ख़त्म हो जाता। सऊदी अरेबिया ने जब 2017 में कतर को GCC से हटवाया था, उनको 4 साल लगे उसको वापस लाने में, बिकॉज रूम फॉर मैनूवर नहीं था उनके पास, कोई पोजीशन नहीं थी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की। सो ये ब्रिक्स वाली जो चीज़ है एक एग्जाम्पल है कि लीडरशिप किस तरह से अपॉर्चुनिटी और एडवर्सिटी को देख के रूम फॉर मैनूवर हमेशा। लेकिन फिर मैं वही पे ट्रम्प का उदाहरण दूंगा, वो इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर के सुबह और शाम में कैसे पलट जाते हैं। सो मोदी और ट्रम्प में यही फर्क है ना। आप इंस्टिगेट करते हैं, मोदी या भारत सरकार उस पर रिएक्ट नहीं करती है, उसके बाद आप ही अपने बयान पे वापस आते हैं। मजाक तो आपका बन रहा है ना। इंडिया को सब देख रहे हैं। आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन दोनों चाह रहे हैं कि इंडिया किसी तरह सीज फायर करा दे यूक्रेन और रशिया, बिकॉज वो देख चुके ट्रम्प या यूएस नहीं कर पाया। SCO समिट में भी ये बात हुई। SCO समिट में जाने से पहले जेलेंस्की से मोदी की बात हुई। जेलेंस्की ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ रशिया के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, आप जो है किसी तरह हमारे शांति सहयोग में मदद करें। पुतिन के साथ जो बायलैटरल बात हुई है उसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी की टेंजन में, उसमें वन ऑफ द स्टेटमेंट इज दिस कि मैंने
यूक्रेन युद्ध को कैसे जल्दी समाप्त किया जा सके उसके ऊपर भी डिस्कशन किया। तो ट्रंप के ऊपर भरोसा छोड़ चुका है यूरोपियन यूनियन। इंटरनेशनल सर्कल्स में ये बात सीरियसली हो रही है कि इंडिया वो नेगोशिएटर बन सकता है युद्ध रुकवाने वाला। इंटरनेशनल सर्कल्स में कितनी बात हो रही है नहीं हो रही है वो हमें और आपको कभी पता नहीं चलेगा, बट जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आते हैं आपको एक अंदाजा हो जाता है कि इंडिया के ऊपर एक ग्लोबल लीडरशिप वाला कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया है। और जैसा मैडम ने कहा, ये मेरे हिसाब से शुरू हुआ जब हमने वैक्सीन मैत्री वाला इनिशिएटिव किया था 2020 में, जो हमने एक ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन अपनाई। फिर G20 समिट हुआ आपका, ये अफ्रीकन यूनियन वाला हुआ, आपने ग्लोबल साउथ की पूरी लीडरशिप की बात की, आपने ग्लोबल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स की बात की, जिसमें कि आप एक क्या कहते हैं कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे भारत का मुनाफा होगा, आप कह रहे हैं कि हम ऐसा एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जिसमें सबका फायदा हो, सबके लोग प्रॉस्पर करें, सबकी ये लिविंग बेटर हो जाए। आपने कोई अभी मेरे सामने 3-4 बार आ गई उस टाइप की ही पोस्ट अलग अलग लोगों द्वारा की हुई, आपने देखी कि नहीं देखी और आप कंकर करते हैं कि नहीं करते? उसमें कहा है सही मायने में ये इस रीसेंट सबसे टैरिफ वॉर से ये प्रूव हुआ कि दुनिया में आजाद मुल्क जो है हर लिहाज से आजाद, वो केवल 5 ही देश हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया और वो सब मानते हैं ईरान, जो अपनी सोवेरेनिटी से समझौता नहीं करते। वरना हर किसी का कुछ ना कुछ मामला अटका हुआ है किसी देश के साथ, किसी ना किसी दबाव में वो कोई ना कोई मुझे हैरानी उसमें इजराइल का नाम नहीं था, लेकिन फिर ये लोगों ने कहा कि नहीं ये तो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं यूएस से। इजराइल तो पूरा डिपेंडेंट है। इजराइल तो डिपेंडेंट है ना सर, सोवरेंटी तो मुझे उस लिस्ट में भारत का नाम सुन के अच्छा लगा। नहीं, अच्छा तो आपको तब भी लगना चाहिए था, लगा ही था। उस दिन हम लोग चर्चा भी किए थे, जब याद है जब सारे अखबारों ने लिखा था SCO समिट के दौरान, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सब ने लिखा था कि 3 of the सुपर पावर्स आर मीटिंग इन चाइना। और वो फोटो जो उनकी वो जो तीनों की जो तिकड़ी की, अब जो आप कर्नल साहब से बात पूछ रहे थे ना, ग्लोबल लेवल पर मर्मरिंग से आगे की स्टेज में ये चला गया है कि इंडिया ने ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशनिंग ले ली है, दी नहीं गई है, दोनों में फर्क है, ले ली है अपने अपने कृत्यों से। अब G20 की बात मैडम कर रही थी, कहीं कभी किसी ने सोचा था कि G20 का इतना लोकतांत्रिकरण हो जाएगा कि बिहार से लेके उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरों में G20 के कार्य समूहों की बैठक होगी। बिल्कुल सही। आप सोच का स्तर देखिए, कोई ग्लोबल लीडर यूं ही नहीं बनता, उसको खुद की विजन होना चाहिए, उसको विजनरी होना चाहिए, तभी ग्लोबल पोजीशन। अच्छा, नरेंद्र मोदी को भी 10 साल लगे, 20 भी कह रहे हो आप, 20 से अगर शुरुआत माने भी तो 6 साल, और अब 11वें साल में जाके इनकी बात वैश्विक मंच पर गंभीरता से सुनी जाने लगी, और विश्व का सबसे बड़ा मतलब सबसे पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति को जो पिछले 20-25 दिनों से क्या क्या कह रहा था, आज उनको फिर से ये कहना पड़ा, और उसका नोटिस प्रधानमंत्री ने उनका नाम लेकर नहीं लिया, उनके राष्ट्र का नाम लेके किया। बिल्कुल। तो ये जो शिफ्ट है हमारे फॉरेन पॉलिसी में, इसको आप चाहे जो कह लीजिए कि इतनी गहरी मित्रता है, ये है वो है, विपक्ष का काम है देखो कहना, विपक्ष कहेगा, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जिस तरह से बातें मैं सुन रहा था इन दोनों विद्वानों की, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने वो जगह अर्न की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रधानमंत्री को वो पोजीशन बीइंग प्राइम मिनिस्टर नहीं मिली है, वो उनके कारणों से, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू अर्न द रेस्पेक्ट, तो प्रधानमंत्री ने ये रेस्पेक्ट अर्न किया है। और वैश्विक मंच पर एक ऐसा नेता भारत के सामने अभी है जिसकी ओर सारी दुनिया देख रही है। नेपाल पर देखो सर, कितना सदा हुआ वक्तव्य, उन्होंने कहा कि नेपाल का कल्चर और हमारा कल्चर एक ही है। आज नेपाली भाषा में ट्वीट किया उन्होंने। तो आप और अब तुर्की में जब आप देखो भूकंप आया था, बगैर सबसे पहले हिस्ट्री सोचे हुए श्रीलंका, तुर्की, नेपाल का जो भूकंप आया था, एनडीआरएफ की पूरी टीम सबसे पहले। सब इन्वेस्टमेंट्स हैं, कभी आपको देर सवेर इसका जो है भुगतान मिलेगा। सिर्फ तुर्की नहीं देख रहा ना, पूरी दुनिया देख रही है कि एक ऐसा नेता है जो आपको मदद कर सकता है। दोनों नेता कह रहे हैं कि जल्द दोनों के बीच बात भी होगी, उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा हो, और उम्मीद ये करें कि अब ट्रंप जो है अपने टेंट्रम छोड़ेंगे। सर ये तो वाक्य बन गया, ट्रंप के टेंट्रम। आप तो ऐसे बोलते हैं, तो हेडलाइन है, ट्रंप अपने टेंट्रम्स छोड़ेंगे, अंग्रेजी अखबार वालों के लिए नॉर्मल इंसानों, नॉर्मल नेताओं जैसा व्यवहार दुनिया के साथ करना शुरू करेंगे, और भारत अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील हो और ये टैरिफ का झंझट भी खत्म हो। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोफेसर आपका बहुत धन्यवाद। अनंत जी बहुत शुक्रिया आपका।